टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम तंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें हमने जो हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसमें कल हमने इसमें थोड़ा सा परिचय पढ़ लिया था कि तीसरा जो चैप्टर है उसमें सामान्य जो जानकारी के बारे में अध्ययन हो गई थी। उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कोई भी जो कपड़े होते हैं, हम चारों ओर जैसे वस्त्र जो हमारे घर पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र पाए जाते हैं उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के वस्त्र पाए जाते हैं। ऐसे जब हम दुकान में जाते हैं तब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जो वस्त्र की हम बात करें मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ में चमक कम होती है। ठीक है ना। या फिर कहने का मतलब कुछ होते हैं वो जैसे नायलॉन के होते हैं, कुछ पॉलिस्टर के होते हैं। ठीक है ना। कुछ के जैसे हम बात करें ऊनी होते हैं। तो हम बात करें कि इनके जो रेशे होते हैं, कुछ जैसे हम बात करते हैं जंतु से प्राप्त होते हैं, कुछ पादपों से प्राप्त होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो इनके आधार पर जो तंतु जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया। पहला जो प्रकार था वो प्राकृतिक तंतु था। इसके बारे में हमने थोड़ा स्टडी किया है कि जो प्राकृतिक तंतु क्या होता है, कि इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वो पादपों व जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। कहने का मतलब है प्राकृतिक तंतु क्या है या फिर प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। तो वे तंतु जो पादपों व जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि जैसे इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे रेशम है, ऊन है, ये सब क्या है प्राकृतिक तंतु है। उसमें थोड़ा सा हमने ये भी पढ़ लिया कि जैसे मान लो कि जो जूट जो होता है वो पटसन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो रुइयों में प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त किया जाता है, कपास से प्राप्त किया जाता है। अब इसमें पादपों से प्राप्त था, उसमें बात करें रुई तथा जो कपास है वो तो किससे प्राप्त, जो जूट हम बात करते हैं वो तो किससे प्राप्त होता है, पादपों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि जो ऊन होता है वो किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन तथा जो रेशम होता है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन जो मुख्यतः होता है भेड़ व बकरी से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त जंतु की यदि हम बात करें, ऊन जो जंतु से प्राप्त होता है, रेशम होता है वो भी जंतु से प्राप्त होता है। तो ऊन की हम बात करें मुख्यतः भेड़ व बकरियों से प्राप्त होता है। भेड़ व बकरी होता है उससे ऊन प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त जो याक होता है, ठीक है ना, ऊंट है, ठीक है, या फिर जो खरगोश है उनके बालों से भी क्या किया जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है। बल्कि जो रेशम होता है वह रेशम कीट के कोकून से क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, कोकून से खींचा जाता है रेलिंग विधि द्वारा। कल जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया था। तो ये क्या हो गया प्राकृतिक तंतु के बारे में। यानी इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वो पादप व जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। इसमें हम बात करें जैसे ऊन हो गया या रेशम की हम बात करते हैं, उसमें हमने पढ़ लिया था जूट है, ठीक है ना, या पटसन की हम बात करते हैं। ये जो कपास से जो रुई प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, पादपों से प्राप्त होता है। इसके बाद में बात करेंगे कि ऊन तथा जो रेशम होता है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। तो लाइन चेंज करके हम लिख सकते हैं कि ऊन व रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। इसमें देखो जैसे हम बात करें ऊन है वो भेड़ या बकरी से प्राप्त की जाती है। तो आगे हम लिखेंगे ऊन भेड़ अथवा बकरी से प्राप्त की जाती है। इनको बालों को काटा जाता है, ठीक है ना, और उससे क्या प्राप्त हो जाती है, ऊन प्राप्त हो जाती है। ठीक। इसके अतिरिक्त हम बात करें खरगोश, याक, ठीक है, इनसे भी, इनके बालों से भी क्या प्राप्त की जाती है, ऊन प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त खरगोश, याक अथवा ऊंट के बालों से भी, ऊंट के बालों से भी
ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये तो किसके बारे में हो गया, ऊन के बारे में हो गया। अब देखो जैसे हम बात करें कि इसी प्रकार से जो रेशम जो कीट होता है उसके कोकून से खींचकर क्या प्राप्त की जाता है, रेशम प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ठीक है ना, ये रेशम जो कीट होता है उसके कोकून से खींचकर उसे क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कोकून मैंने पहले बता दिया था कि जो रेशम कीट होता है उसकी सक्रिय अवस्था होती है कैटरपिलर जो अवस्था होती है। ठीक है ना, वो सबसे सक्रिय अवस्था होती है और वही फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान भी करती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, लेकिन ये तो शहतूत की पत्ती पर पाला जाता है तो सबसे ज़्यादा वो सक्रिय रहती है। उसके बाद में क्या होता है कि जब वो निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है तो रेशम जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा रेशम का भी निर्माण किया जाता है, जिससे रेशम धागा बन जाता है और वो अवस्था क्या कहलाती है, कोकून अवस्था कहलाती है। ये निष्क्रिय अवस्था की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि रेशम का धागा प्राप्त करना होता है तो इसे गर्म पानी में जैसे मान लो डाल देते हैं, तो जैसे गर्म पानी डाल देते हैं जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसे खींच कर क्या कर लिया, धागा प्राप्त कर लिया जाता है। और यदि हमें धागा प्राप्त नहीं करना हो तो उस स्थिति में जो क्या होते हैं, इस प्रकार के जो वयस्क हम बात करते हैं वो जो रेशम कीट होते हैं वो इनको तोड़कर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में, जो प्राकृतिक जो तंतु है उनके बारे में। इसके बाद में अगला हम पढ़ेंगे संश्लिष्ट तंतु जो है या संश्लेषित जो तंतु है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो जैसे हम बात करें संश्लिष्ट या संश्लेषित तंतु की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं। कहने का मतलब है इसमें जो पादप व जंतु स्रोतों का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी वे तंतु जिसमें पादप व जंतु स्रोतों का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें परिभाषा में हम लिखेंगे कि इस प्रकार के जो तंतु होते हैं उसमें पादप व जंतु स्रोतों का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ठीक है ना, ये जो एक्रिलिक है, ये सब क्या है, संश्लेषित तंतु है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस प्रकार के तंतुओं का पादप अथवा जंतु स्रोत नहीं होते हैं बल्कि ये रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे उदाहरण के लिए उसमें क्या आ जाएगा, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब क्या है, संश्लेषित तंतु है। तो इसमें लिखेंगे पॉलिएस्टर, नायलॉन। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करें एक्रिलिक आदि।
ये सब किसके अंतर्गत आ गए? संश्लेषित तंतुओं के अंतर्गत आ गए। तो तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक जो तंतु होते हैं प्राकृतिक तंतु होते हैं जो जंतुओं पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, और एक प्रकार के जो तंतु होते हैं वो क्या होते हैं? संश्लेषित तंतु होते हैं जो पादपों व जंतुओं से प्राप्त नहीं किए जाते हैं बल्कि ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उनसे निर्मित किए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें जो जैसे प्राकृतिक में बात करें तो पादपों से जो प्राप्त होता है, जैसे हम बात करते हैं जो कपास होता है, ठीक है ना, इसके जो जूट या पटसन जो प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। जंतु से यदि हम बात करें तो ऊन, जैसे हम बात करते हैं तो ऊन की यदि हम बात करते हैं तो भेड़ या बकरी से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त खरगोश है, याक है या ऊंट है, उनके बालों से भी ये क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें कि रेशम कीट होता है, उसके द्वारा भी क्या किया जाता है? कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, रेशम का तंतु प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित तंतु हो गया, किसको क्या होता है? संश्लेषित किया जाता है, रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि। ठीक है ना। ये पहले आराम से इस जो क्लासें हैं उसको आराम से पहले सुनोगे, समझोगे, उसके बाद में रफ कॉपी में उतारना है और उतारने के बाद में उसको फेयर कॉपी में उतार लेना है और पढ़ते रहना है। ठीक है।